हाँ दोस्तों, आज फिर मैं एक डरावनी कहानी लेकर आई हूँ। यह कहानी द वुमन इन ब्लैक के नाम से जानी जाती है। बात कई साल पहले की है। तीन छोटी लड़कियां एक कमरे में खेल रही थीं। तभी उनकी नज़र कमरे के एक कोने पर पड़ी। अचानक ही उन्होंने एक साथ खिड़की की ओर देखा और जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया हो। वे खिड़की की ओर चल दी। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के खिड़की खोली और सीधा नीचे कूद गई। थोड़ी ही देर में नीचे से औरतों के चीखने की आवाज़ें सुनाई दीं। साफ था कि तीनों की मौत हो चुकी थी। कमरे में जैसे किसी रहस्यमय औरत की मौजूदगी थी। समय आगे बढ़ता है। अब हम पहुंचते हैं 5 साल बाद के लंदन जैसे किसी बड़े शहर में, जहां आर्थर किप्स नाम का एक वकील अपनी जिंदगी से जूझ रहा होता है। उसकी पत्नी की मौत बेटे के जन्म के दौरान हो गई थी और तब से वह अकेला ही अपने बेटे जोसेफ की परवरिश कर रहा है। जोसेफ भले ही समझदार और शांत स्वभाव का बच्चा है, लेकिन आर्थर अब तक अपनी पत्नी की मौत के सदमे से उभर नहीं पाया है। आर्थर का चेहरा हमेशा चिंता में डूबा रहता है और वह अपने काम में भी ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा। एक दिन उसकी फर्म उसे एक जरूरी केस देती है। एक पुराने बंगले में एक महिला की जायदाद को संभालना और कानूनी कार्यवाही पूरी करना। यह केस न केवल फर्म के लिए अहम था, बल्कि आर्थर की नौकरी भी इसी पर टिकी हुई थी। मजबूरी में आर्थर इसे स्वीकार करता है क्योंकि उसका बेटा बहुत छोटा है। वह अपनी सास से कहता है कि 3 दिन बाद बेटे को लेकर उस छोटे गांव में उससे मिलने आ जाए। फिर वह बेटे को अलविदा कहकर ग्रीन से उस गांव की ओर निकल पड़ता है। यात्रा के दौरान आर्थर की मुलाकात होती है एक लोकल बिजनेसमैन से जिसका नाम सैम डेली है। जब आर्थर उसे बताता है कि वह मिसेस डेली की जायदाद के मामले को संभालने आ रहा है, तो सैम उसे बताता है कि वो बंगलो बहुत ही डरावना है और वहां कोई भी खरीदार नहीं मिलेगा। लेकिन आर्थर इन बातों को मजाक समझकर नज़रअंदाज कर देता है। गांव पहुंचते ही बारिश शुरू हो जाती है, तो सैम उसे अपने वाहन से एक होटल तक छोड़ देता है और अगले दिन अपने घर आने का इनविटेशन भी देता है। होटल में आर्थर को यह देखकर हैरानी होती है कि वहां का मैनेजर उसे देखकर अनमना सा व्यवहार करता है और कहता है कि सारे कमरे भरे हुए हैं। तभी उसकी पत्नी यानी होटल की मालकिन आती है और बारिश को देखते हुए आर्थर को रात भर ठहरने के लिए एक कमरा दे देती है। वही कमरा जहां कुछ साल पहले 3 लड़कियां मारी गई थीं। तब से वहां कोई नहीं रुका था। कमरा काफी डरावना था, लेकिन रात शांति से गुजर गई। अगली सुबह आर्थर अपने काम पर लग गया। जब वह गांव के वकील से मिलने गया तो देखा कि वहां के लोग उससे बचते फिर रहे थे, लेकिन आर्थर ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और फर्म के दूसरे वकील जेरोम से मुलाकात की। जेरोम ने आर्थर को फाइलें देकर तुरंत जाने को कहा। आर्थर को ये बात अजीब लगी, पर उसने खुद बंगले में जाकर जांच करने की ठानी। पहले तो बैलगाड़ी वाला आर्थर को वहां ले जाने से मना करता है, पर फिर राजी हो जाता है। वह बंगला एक टापू जैसे सुनसान इलाके में था। चारों ओर पानी से घिरा और वहां तक सिर्फ तभी जाया जा सकता था जब पानी उतर जाता। आर्थर वहां पहुंचता है और ड्राइवर उसे बताता है कि वह शाम को ही उसे वापस ले जा पाएगा। बंगले के अंदर चारों ओर वीरानी और डरावना सन्नाटा था, लेकिन आर्थर बिना डरे अंदर गया और डॉक्यूमेंट्स की तलाश शुरू की। तभी अचानक ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आई। आर्थर को लगा कोई है, तो वो ऊपर गया और एक कमरे में पहुंचा। वहां उसने एक चिड़ियों का घोंसला पाया। आर्थर ने दया भाव से जाकर घोंसले को वापस सही जगह रखा ही था कि तभी अचानक एक काली कौवा तेजी से उड़कर निकला और उसे चौंका गया। थोड़ी देर में जब आर्थर सामान्य हुआ तो उसने खिड़की खोलकर थोड़ी हवा लेने की सोची। तभी उसकी नज़र नीचे एक ब्लैक ड्रेस पहने औरत पर पड़ी जो कब्र के पास खड़ी होकर उसे घूर रही थी। जब वो नीचे गया तो वह औरत कहीं दिखाई नहीं दी। तब आर्थर ने उसे ढूंढने की ठानी। जंगल की ओर बढ़ते हुए उसे किसी औरत की चीख सुनाई दी। वह उस आवाज का पीछा करते हुए समुद्र की ओर गया और धुंध में दाखिल हो गया। वहां अब आवाजें और तेज होने लगीं, जिनमें बच्चों की मदद के लिए पुकार भी थी। उसे लगा कोई बच्चा दलदल में फंस गया। जैसे ही वह इधर उधर देखने लगा, उसके पीछे अचानक के आदमी आ खड़ा हुआ। तभी आर्थर को याद आया कि वापसी का कट हो गया है। कुछ देर बाद वे पुलिस थाने पहुंचे। आर्थर ने पुलिस को सारी बातें बताई। कब्रिस्तान के पास देखी गई औरत और बच्चों की चीखें। पुलिस वाले औरत का नाम सुनते ही घबरा गए और बहाना बनाकर वहां से निकल लिए। तभी 3 बच्चे थाने में दाखिल हुए, जिनमें से एक लड़की की हालत बहुत खराब लग रही थी। आर्थर घबरा गया और लड़की की ओर दौड़ा।
उसके भाई ने बताया कि उसकी बहन गलती से प्लीज की बोतल पी गई है। आर्थर कुछ समझ पाता इससे पहले ही लड़की ने खून उगलते हुए उसके हाथों में दम तोड़ दिया। ये देख आर्थर सन में रह गया और जोर जोर से पुलिस को बुलाने लगा, मगर लड़की को बचाया नहीं जा सका। रात को आर्थर को सैम के घर डिनर पर बुलाया गया। बातचीत के दौरान बात बच्चों पर आ गई। सैम की पत्नी ने बताया कि उनका बेटा बचपन में एक हादसे में जल बसा, वरना आज आर्थर के बेटे के बराबर का होता। सैम ने जल्दी से बात बदल दी क्योंकि उसकी पत्नी अब तक उस दुख से उभर नहीं पाई थी। फिर अचानक ही महिला जैसे होश खो बैठी और खाने की मेज पर चाकू कांटे से अजीब हरकतें करने लगीं। सैम ने जल्दी से उसे रोका और मेड को बुलाकर उसे दबा, तब जाकर वह शांत हुआ। आर्थर इस सब से आ गया। सैम ने बाद में बताया कि उसकी पत्नी आज भी बेटे की मौत को स्वीकार नहीं कर पाई है। उसे लगता है बेटा अब भी उससे बातें करता है। आर्थर उसकी स्थिति को समझ सकता था क्योंकि वह भी अपनी पत्नी को खोने के बाद खुद को अकेला महसूस करता था। लेकिन सैम की पत्नी जैसी हालत उसकी कभी नहीं हुई। होटल में आर्थर को अब ठहरने की अनुमति नहीं थी। सैम ने उसे अपने यहाँ ही रुकने दिया। अगली सुबह काम पूरा करने के लिए आर्थर को फिर से उस पुराने बंगले में जाना था, तो सैम ने उसे अपनी कार से छोड़ने का निश्चय किया। मगर रास्ते में गांव के कुछ लोग रास्ता रोक लेते हैं और आरोप लगाते हैं कि उस लड़की की मौत आर्थर के आने की वजह से हुई है। उनका मानना था कि जब से आर्थर ने उस औरत को देखा, गांव में अशुभ घटनाएं शुरू हो गईं। सैम ने इन बातों को अंधविश्वास कहकर नकारा। तभी एक बुजुर्ग ने आकर सैम को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। सैम ने गुस्से में जवाब देना चाहा, लेकिन आर्थर ने उसे रोक लिया। फिर उन्होंने बहाने से गाड़ी पीछे ली और मौका देखकर सीधे बंगले की ओर निकल पड़े। सैम ने आर्थर को बताया कि वो इस अंधविश्वास को खत्म करना चाहता है। उसे लगता है कि अगर बंगले को बेच दिया जाए तो गांव वाले इस किस्से को भूल जाएंगे। उसने वादा किया कि जब समुद्र का पानी वापस हटेगा तो वो आर्थर को लेने आएगा। जाते जाते उसने आर्थर को एक पालतू कुत्ता भी दे दिया ताकि वो अकेला ना रहे। अब आर्थर और उसका नया साथी, वो छोटा कुत्ता, फिर से उस डरावने बंगले के सामने थे। बिना किसी झिझक के आर्थर भीतर चला गया। जब वह जायदाद के कागजात जमा कर रहा था तो एक कमरा ऐसा मिला जो किसी भी तरह से खुल नहीं रहा था। काफी कोशिशों के बाद भी जब ताला नहीं टूटा तो वह पास वाले कमरे में चला गया। वहां जब वह बिस्तर के नीचे से डॉक्यूमेंट निकाल रहा था, उसकी नज़र बाथरूम की ओर पड़ी। वहां से एक हाथ बाहर की ओर निकला हुआ था और जैसे वहां कोई परछाई खड़ी हो। जब आर्थर ने खिड़की से बाहर झांका तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई परछाई पास के पेड़ के पीछे से गुजरी हो, लेकिन जब वह पास जाकर देखा तो वहां कुछ नहीं था। थोड़ी ही देर में जब वह नीचे कुछ पुराने कागजात समेट रहा था, तभी एक साया तेजी से गुजरा और उसका पालतू कुत्ता भी अजीब तरह से भौंकने लगा। आर्थर उसे लेकर बाहर गया और वह सीधा उसे कब्रिस्तान की ओर ले गया, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला। निराश होकर वह वापस लौट आया। घर लौटते ही उसकी नज़र खिड़की पर गई, जहां एक महिला का चेहरा उसे घूरता हुआ दिखा। वह तुरंत ऊपर की ओर भागा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसने तय किया कि वह उस खिड़की के पास खुद जाकर देखेगा। इस बार उसे यकीन था कि वह कोई भ्रम नहीं देख रहा, लेकिन वह नहीं जानता था कि वही औरत अब उसकी पीठ के पीछे खड़ी थी। जैसे ही आर्थर ने मुड़कर देखा, औरत फिर गायब हो गई। वह जाने ही वाला था कि उसकी नज़र खिड़की के नीचे रखी एक पुरानी अलमारी पर पड़ी। उसने जब उसे खोला तो भीतर कुछ पुराने खत और कार्ड मिले। नीचे जाकर पढ़ने पर पता चला कि यह पत्र एलिस की बहन जेनेट के थे, जिसे मेंटल पेशेंट माना गया था। एलिस और उसके पति ने जेनेट के बेटे को गोद ले लिया था, लेकिन एलिस ने कभी भी जेनेट को उसके बेटे से मिलने नहीं दिया। एक दिन एक हादसे में बच्चा दलदल में गिर गया और उसकी लाश कभी नहीं मिली। जेनेट को लगा कि उसकी बहन और ब्रदर इन लॉ ने जानबूझकर उसके बेटे को नहीं बचाया। इसी नफरत में डूबी जेनेट ने आत्महत्या कर ली और उसका आत्मा एक बदला लेने वाला साया बन गया। अब आर्थर को समझ आया कि वह जो औरत बार बार देख रहा है वह जेनेट ही है, लेकिन यह बात उसकी समझ से बाहर थी कि एलिस और उसके पति तो अब जीवित नहीं है। फिर भी जेनेट की आत्मा क्यों भटक रही है? तभी अचानक वह औरत चुपके से आर्थर के पीछे आ गई। सौभाग्य से उसका कुत्ता भौंकने लगा और आर्थर तुरंत पीछे मुड़कर बच गई। मगर जब उसने फिर से मेज की ओर देखा तो एलिस और उसके पति की तस्वीरों पर खरोज के निशान थे। ये साफ था कि जेनेट की आत्मा अब भी शांत नहीं हुई थी। तभी ऊपर से अजीब सी आवाज़ें आईं। आर्थर हार्ट में कुल्हाड़ी लेकर ऊपर गया, जहां वह कमरा खुला हुआ था जो पहले बंद था।
कमरे में एक झूला लगातार हिल रहा था, जैसे कोई उस पर बैठा हो। जैसे ही वह खिड़की के पास पहुंचा, बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। दूर दलदल से एक बच्चे की परछाई धीरे धीरे घर की ओर बढ़ रही थी। आर्थर अभी सोच ही रहा था कि क्या करें कि तभी खिड़की पर एक हाथ का निशान उभरा। उसने जैसे ही उसे छूने की कोशिश की, खिड़की के बाहर अचानक एक औरत का चेहरा आ गया, जिससे वह डरकर पीछे हट गया। उसी समय नीचे से कुत्ते की तेज भौंकने की आवाज आई। जब वह नीचे पहुंचा तो देखा कि उसका कुत्ता दरवाजे की ओर लगातार भौंक रहा है और दरवाजे का हैंडल भी हिल रहा था। हिम्मत जुटाकर उसने दरवाज़ा खोला, मगर बाहर कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, उसके होश उड़ गए। सामने जंगल में गांव के वे बच्चे खड़े थे, जिनकी रहस्यमय तरीके से मौत हुई थी। बिजली की चमक में उनका चेहरा और भी डरावना लग रहा था। डर कर आर्थर भागकर वापस घर आया। अब उसे समझ आ गया था कि मामला कितना गंभीर है, लेकिन अभी वह संभल भी नहीं पाया था कि उसकी नज़र जमीन पर बने गीले पैरों के निशानों पर पड़ी। वह उन निशानों के पीछे चलता हुआ सबसे भीतर के कमरे तक गया। वहां जैसे ही उसने चारों ओर देखा, आईने में अचानक एक परछाई दिखी और झूले पर एक औरत बैठी दिखाई दी। ये देखकर आर्थर के होश उड़ गए और वह वहां से दौड़ पड़ा। औरत अब फिर से आर्थर के सामने आ खड़ी हुई थी। डर के मारे वह पास वाले कमरे में भाग गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। जैसे ही उसने राहत की सांस ली, उसे बिस्तर की चादर के नीचे कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। ये सब देखकर उसका वहां एक पल भी रुकना मुश्किल हो गया। वह तुरंत नीचे की ओर भागा और जैसे ही दरवाज़ा खोला, बाहर उसका दोस्त सैम खड़ा था। सैम के आते ही सब कुछ सामान्य हो गया। वह आर्थर को लेकर पुरानी हवेली से बाहर निकल गया। रास्ते में आर्थर ने सैम को पूरा किस्सा सुनाया, लेकिन सैम इन बातों में विश्वास नहीं करता था। उसने कहा, यह सब आर्थर की थकान और मानसिक तनाव का असर है। मगर आर्थर को पूरी तरह यकीन था कि जो उसने देखा वो सब सच था। जैसे ही वे वापस गांव पहुंचे, डेका के सामने काफी भीड़ जमाई। पास जाकर पता चला कि एक घर में आग लग गई है और भीतर बच्चे फंसे हुए हैं। आर्थर ने किसी की परवाह किए बिना आग में छलांग लगा दी। उसे एक बच्ची मिल गई, लेकिन जब वह उसे बाहर निकालने की सोच रहा था, बच्ची ने अचानक बगल की ओर देखा। आर्थर ने भी उस दिशा में देखा। वहां एक काली कपड़े पहने औरत खड़ी थी। तभी बच्ची जैसे किसी के वश में होकर अपने हाथ से तेल का लालटेन नीचे फेंक देती है और पल भर में आग की लपटें उसे निकल जाती है। आर्थर समझ गया कि यह सब उस औरत की आत्मा का काम है। आग और तेज होती गई और आर्थर को मजबूरी में बाहर आना पड़ा। वो बच्ची को नहीं बचा सका, जिससे उसे बहुत अफसोस हुआ। अगर वह हवेली नहीं गया होता तो यह सब ना होता। गांव वाले भी अब उसे शक की नज़रों से देखने लगे। लेकिन अब वह इन बातों की चिंता नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका बेटा भी उससे मिलने आने वाला था। उस समय मोबाइल या फ़ोन की सुविधा नहीं थी। पूरे गांव में बस एक होटल में रेडियो था, लेकिन वहां के लोग मदद करने को तैयार नहीं थे। अब आर्थर ने ठान लिया कि जब तक वह औरत अपने बेटे की आत्मा को ना पाले, तब तक वह चैन से नहीं बैठेगा, ताकि औरत उसकी अपनी औलाद को नुकसान न पहुंचाए। सैम ने कहा कि उस बच्चे के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आर्थर ने दावा किया कि उसे पता है वह कहाँ है। दोनों दोबारा उसी पुरानी हवेली पहुंचे और आर्थर सीधे उस दलदली जगह पर पहुंचा जहां उसने पहले बच्चे की झलक देखी थी। उसने एक रस्सी कमर में बांधी और खुद नीचे उतर गया। काफी देर खोजने के बाद उसे आखिरकार वह मासूम बच्चा मिल गया। आर्थर ने उसे निकालकर साफ किया और घर के एक कमरे में चादर पर लेटा दिया। उसका इरादा था कि जैसे ही वह आत्मा आए, उसे उसका बेटा सौंप दे, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। उधर नीचे सैम को कुछ अजीब एहसास हुआ। उसे लगा जैसे कोई बच्चा कमरे में गया हो। उसे अपना मरा हुआ बेटा याद आ गया और वह उसके पीछे चला गया, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आई और जब उसने मुड़कर देखा, दरवाजे के बाहर एक साया खड़ा था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। ऊपर आर्थर को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वो बाहर आया तो देखा कि औरत उसकी ओर बढ़ रही थी और उसके कदमों के साथ साथ अंधेरा चारों ओर फैल रहा था। आर्थर तेजी से पीछे के कमरे में भाग गया। अगले ही पल सारे लाइटें बंद हो गईं और वह औरत कमरे में आ गई। वह सीधे उस बच्चे की ओर बढ़ी, लेकिन उसने आर्थर को कुछ नहीं कहा, बस बच्चे की ओर देखती रही और फिर अचानक वह अदृश्य हो गई। आर्थर ने चैन की सांस ली।
कुछ देर बाद आर्थर और सैम ने मिलकर औरत की कब्र ढूंढ निकाली और उस बच्चे का अंतिम संस्कार उसके पास कर दिया ताकि माँ और बेटे की आत्मा को एक साथ शांति मिल सके। इसके बाद दोनों कार में बैठकर गांव छोड़ने लगे। उन्हें लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वह औरत अब भी पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। दृश्य बदलता है। आर्थर अब स्टेशन पर अपने बेटे का इंतजार कर रहा होता है। सब कुछ ठीक हो चुका था, लेकिन एहतियातन उसने अपनी माँ से कहा कि तुरंत वापसी की टिकट ले लें ताकि रात में ही वह लोग वापस शहर जा सके। लेकिन तभी जब आर्थर सम को अलविदा कह रहा होता है, बेटा अचानक उसका हाथ छुड़ाकर पटरी की ओर दौड़ पड़ता है, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे अपनी ओर खींच लिया। आर्थर जब तक कुछ समझ पाता तब तक वह पटरी पर पहुंच चुका होता है और सामने से ट्रेन आती दिखाई देती। आर्थर ने एक पल की भी देर नहीं की और दौड़कर बेटे को बचाने की कोशिश की। ट्रेन गुजर गई और जब आर्थर ने आंखें खोलीं तो उसने पाया कि वह और उसके बेटा दोनों बिल्कुल सुरक्षित थे, लेकिन स्टेशन पर उसकी माँ और सैम कहीं नजर नहीं आ रहे थे। तभी उसे समझ में आया वह और उसका बेटा अब जीवित नहीं है, वे मर चुके हैं। इसी बीच जोसेफ पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, पापा वो देखो मम्मी। आर्थर ने पीछे देखा, सामने उसकी पत्नी खड़ी थी। वह भावुक हो गया और बेटे से कहा, हाँ बेटा, ये तुम्हारी माँ है। और तीनों एक दूसरे को गले लगाती है। मृत्यु का भय उनके चेहरों पर नहीं था, बल्कि एक सुकून था, जैसे कोई अधूरा रिश्ता अब पूरा हो गया हो। वह औरत जो हमेशा काली कपड़े में दिखाई देती थी, बदले की भावना से नहीं बल्कि आर्थर की तकलीफ को समझते हुए यह सब कर रही थी। शायद आर्थर के दिल में भी जीने की इच्छा अब नहीं बची थी, और उस औरत ने फैसला कर लिया था कि इस परिवार को फिर से एक कर देना ही सही होगा। कहानी के अंत में आर्थर, उसकी पत्नी और जोसेफ तीनों एक साथ धुंध के बीच हाथों में हाथ डाले आगे बढ़ जाते, लेकिन उस औरत की आत्मा की पूरी शांति अब भी नहीं मिली।